है दिल्ली से खबर, जहां पर पीएम मोदी एनडीए प्रशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस समय बैठक कर रहे हैं। बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद विरोध रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पूरी तरह से केंद्रित है। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ सुरक्षा ढांचे और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में जाति जनगणना को लेकर भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस समय बैठक में मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक काफी अहम बताई जा रही है। सीएम धामी और सीएम योगी दोनों इस बैठक में इस समय मौजूद हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद हैं। तो एनडीए की इस बैठक से पहले पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को पीएम मोदी समेत सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखा गया और ये श्रद्धांजलि पहलगाम आतंकी हमले में उन 26 लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। जी हां, नीति आयोग के सीईओ ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था जापान से बड़ी है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा है, सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। हम नंबर 4 पर आ गए हैं। अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. उधर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत एक और पायदान ऊपर चढ़ गया है। देखिए, बीजेपी और अर्थशास्त्रियों ने इस सफलता पर खुशी जताई है। सुनिए सबका रिएक्शन। सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से में जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि देश हमारा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये निश्चित रूप से भारत और भारत के लोग जिस प्रकार से एक आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं, उसी का ये प्रस्तुतिकरण। ये हमारी नीतियों का सफलता की निशानी है कि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बन गए। हमने जापान को ओवरटेक किया है। तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिए खास करके, क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हैं। लार्जेस्ट इकॉनमीज़ जो वर्ल्ड की हैं उसमें अमेरिका है, चाइना है, जापान था जिसको हमने ओवरटेक किया है और जर्मनी है। तो अभी हम 4th लार्जेस्ट हो गए हैं और मेरा ख्याल इमर्जिंग कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर ये शान की बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धि की जहां सत्ता पक्ष तारीफ कर रहा है, तो वहीं विपक्षी भी विश्व में भारत के चौथी अर्थव्यवस्था बनने के नीति आयोग के ऐलान पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, ये महज कल्पना है, ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं। जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न न हो जाए, तब तक मैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उससे इत्तेफाक नहीं करता। और ये सरकार का ये कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, बल्कि मजबूत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था
में जो सुधार, अपेक्षित सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें। एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें। 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के जरिए लोगों से बात की। कार्यक्रम का आज 122वां एपिसोड प्रसारित किया गया। अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बदलते भारत की तस्वीर है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हापुड़ की खबर जानिए, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक फार्म हाउस में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए नजर आए। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए गए हैं और आज पूरा देश तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। इस प्रकार से हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने हमारे देश के संकल्प को पूरा किया और पाकिस्तान के प्रति, आतंकवाद के प्रति और आतंकवादियों के प्रति जो हमारी नीति है, उस नीति का कठोरता से पालन किया और बड़ी संख्या में सेना की कार्रवाई में जिस प्रकार से आतंकवादी मारे गए, आतंकवादी को ठिकाने नष्ट हुए, ये निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है। उधर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कभी ये सिमी के पक्ष में बोलते हैं तो कभी आतंकवाद के पक्ष में बोलते हैं। इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सुनिए उनका बयान। चाहे कारगिल युद्ध रहा, आज चाहे ऑपरेशन है, सिंदूर ऑपरेशन है, अंदर घुसकर जो भी हमें डिस्टर्ब करेगा हम मारेंगे उसको। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सेना के जवानों को बधाई के पात्र हैं कि अपने सम्मान की रक्षा किया, देश के सम्मान की रक्षा किया, हमारे बेटियों बहनों की सम्मान की रक्षा किया। और ये लोग तो बोलेंगे ही, कभी ये सिमी के पक्ष में बोलते हैं, आतंकवाद के पक्ष में बोलते हैं, बोलेंगे। इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में बीच सड़क खड़े होकर आम का स्वाद लिया। बनारसी लंगड़ा आम का पूरा ठेला खरीद लिया उन्होंने। इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आम का लुत्फ लिया। तिरंगा यात्रा खत्म होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य आम के ठेले के पास पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि ये बनारसी लंगड़ा आम है तो उन्होंने 8,000 रुपये देकर आम का पूरा ठेला ही खरीद लिया। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल और काशी के मेयर अशोक तिवारी के साथ खड़े होकर आम का स्वाद लिया। वो हमारे पास आए हैं तो हमारा आम खाए हैं, उनको बढ़िया लगा है। नंबर 1 आम बताएं कि तुम बहुत बढ़िया आम बेचते हो और सारा आम हमको तो दे दो, सबको बांट दो। और कहेंगे तुमको पैसा कितना दिया जाए, तुमको पैसा कितना दिया जाए। हम कहें 8,000 रुपये। 8,000 रुपये हमको वो दिए हैं, 1 किलो मिठाई दिए हैं।
और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको चित्रकूट की खबर बताते हैं, जहां पर मंदाकिनी नदी को बचाने के लिए जन आंदोलन शुरू हो चुका है। और इसी क्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामघाट में मंदाकिनी नदी की सफाई की है। उन्होंने घाट किनारे जमे हुए घास और सिल्ट को साफ किया है। सफाई अभियान में सैकड़ों की तादाद में हर वर्ग के लोग उनके साथ शामिल हुए हैं। उधर रायबरेली से खबर, जहां पर 4 लोग गंगा नदी में डूब गए। स्थानीय लोगों और मछुआरों ने 4 लोगों को नदी से बाहर निकाला, जिनमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्थि विसर्जन करने के दौरान ये हादसा हुआ है। 4 लोग गंगा जी में डूबे, 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, एक का अस्पताल में इलाज जारी है। इसमें आपको बताएं कि 12 साल के बच्चे के साथ 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे का शिकार हुए लोग अमेठी जिले के जगदीशपुर के रहने वाले हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और घायल के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद से अगली खबर, जहां पर सऊदी अरब से लौटे जिन लोगों को अगवा किया था, उन मामलों में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सऊदी अरब से लौटे लोगों के पेट में सोना मिला है। मेडिकल जांच में पेट में सोना होने की पुष्टि हुई है। 6 लोगों में से 4 लोगों के पेट में सोना मिलने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने सभी सोना तस्करों को हिरासत में ले लिया है। सभी लोग रामपुर के टांडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सऊदी अरब में काम कर रहे थे और ये लोग दिल्ली से कार से रामपुर आए हैं। इसी दौरान बदमाशों ने सोना होने के शक में सभी 6 लोगों को अगवा कर लिया था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सभी 6 लोगों को बदमाशों के चंगुल से छुड़वाया और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने जब बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया तो सोने की पुष्टि हुई है, पेट में सोना है। और आइए आपको दिखा दें 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर सऊदी अरब से लौटे सोना तस्कर आरोपियों की और दूसरी तस्वीर होगी उन बदमाशों की आगरा के ताजमहल को RDX से उड़ाने की जो धमकी मिली है, उससे जुड़ा आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। केरल से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। पर्यटन विभाग के पास ये ईमेल आया। ईमेल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। 3 घंटे तक ताजमहल का सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। DCP सिटी के निर्देश पर साइबर सेल थाने में केस दर्ज किया गया। उधर ललितपुर में मधुमक्खियों ने देवगढ़ बौद्ध गुफा में अधिकारियों की टीम पर हमला कर दिया। इसमें रेशम विकास और युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव समेत ADM नमामि गंगे, CDO, तहसीलदार लेखपाल घायल हुए हैं। मधुमक्खियों के अटैक पर अफरा तफरी मची, कई अधिकारी घायल हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ अयोध्या पहुंचे। यहां पर परिवार के साथ उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए। विराट कोहली ने अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि पहुंचकर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए और अंग वस्त्र भेंट करके उनका आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दत्त से मुलाकात भी की। हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास ने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को दर्शन पूजन कराया। आज भगवान रामलला का और हनुमान जी का आशीर्वाद विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी ने लिया है। भगवान का आशीर्वाद, और भगवान श्री राम के मंदिर में भी गए और हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये भगवान श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद लेना तो वैसे अयोध्या नगरी में आने के बाद लेना ही लेना है, क्योंकि जो है भगवान राम के लाडले हैं हनुमान जी, तो और राम द्वारे तुम रखवारे, इनके द्वार के रखवाले भी हैं। तो भगवान के साथ साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया है उन्होंने। और कुछ समय तक चर्चाएं भी हुई और जो है क्योंकि भगवान के बारे में और हनुमान जी के बारे में और इसका क्या महात्म है उसको बताया गया।
और तत्पश्चात वो निकल गए दर्शन करके। लखनऊ से खबर, जहां पर सीबीआई ऑफिस में एएसआई पर धनुष बाण से हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आरोप के मुताबिक दिनेश मुर्मू नाम का ये शख्स एएसआई पर धनुष बाण से हमला कर रहा है। सीबीआई गेट पर संदिग्ध रूप से बैठे दिनेश मुर्मू का टोकने पर हमला किया गया। सीने पर बाण लगाने से एएसआई वीरेंद्र सिंह बुरी तरह से जख्मी हो गए। एएसआई वीरेंद्र सिंह को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी दिनेश मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से कमजोर है। 3 दशक पहले आरोपी ने एक रेलवे कर्मचारी को घूस लेते पकड़वाया था। साल 2000 में गैंगमैन के पद पर तैनात दिनेश मुर्मू की नौकरी चली गई थी। इसके बाद से मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। खबर सुल्तानपुर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला। डीएम और एसपी ने खबर का संज्ञान लेते हुए मदरसे का निरीक्षण किया। अवैध रूप से बन रहे मस्जिद को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था। न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया, जिसके बाद डीएम और एसपी ने जांच करके कार्रवाई की। आरोप के मुताबिक बिना इजाजत 2 मंजिला मस्जिद यहां पर बनी रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध ढंग से बन रही मस्जिद पर उनका आक्रोश था। प्रशासन ने भरोसा दिया है कि जल्दी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर वाराणसी से, जहां के घाटों पर रहने वाली फ्रांस की महिला चर्चा का विषय बनी हुई है। गंगा घाट पर भगवान शिव की तरह तरह के चित्र बनाकर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था का इजहार करती हैं ये महिला। शिव की आराधना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरी तरह भारतीय संस्कृति सभ्यता के रंग में रंगी हुई ये महिला आपको नजर आ रही होगी। वेस्टर्न ड्रेस को छोड़कर इसने भारतीय वेशभूषा धारण की है। इनका कहना है कि फ्रांस में धार्मिक कट्टरवाद से परेशान होकर शांति के लिए वो भगवान शिव की शरण में आई हैं। In France we have 2 communities like Christian people and Muslim people, and even we try to have good communication, it's always the same problem with Muslim people. It just want everything, and yeah, it's like in India, some problem with Muslim people. पीलीभीत से खबर, जहां पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम ने कछुआ तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया। टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार है। आरोप के मुताबिक तस्कर कानपुर से 138 कछुओं को आर्टिगा कार से उत्तराखंड लेकर जा रहे थे। टीम को कार में बोरों में बंद कछुए मिले हैं। कई कछुए मर चुके हैं। पकड़े गए कछुओं से पकड़े गए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। खबर सीतापुर से है, जहां पर पुरानी रंजिश में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस खूनी संघर्ष में एक लड़का घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महज कोल्ड ड्रिंक के विवाद को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। तालगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिसमें गौरव पक्ष से उमेश पुत्र स्वर्गीय परशुराम की लाठी डंडों से ज़्यादा चोट लग जाने की वजह से अस्पताल पहुंचते पहुंचते मृत्यु हो गई। अभियुक्त पक्ष की तलाश की जा रही है तथा उमेश जो मृतक हैं उनके शव को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए मोर्चरी सीतापुर भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य अभियुक्त पक्षों को भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा में ग्रिल गिरने से नानी और नाती की मौत के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। एक बड़ा अपडेट आपको इस मामले में दे रहे हैं। मिशिगन बिल्डर के खिलाफ सूरजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला के दामाद ने बिल्डर और उसके कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी बिल्डर और कर्मचारियों की लापरवाही से दोनों लोगों की जान गई है। बुधवार को तेज आंधी बारिश के चलते 22 मंजिल से लोहे की ग्रिल गिरने से 55 साल की महिला और उसकी नाती, जिसकी उम्र महज 2 साल थी, मौके पर ही इनकी मौत हो गई।
उधर कानपुर के गोविंद नगर के बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी की फॉर्च्यूनर कार से विधानसभा का पास चोरी होने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से विधानसभा कार पास बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब विधायक की फॉर्च्यूनर कार पास को सर्विस सेंटर में गायब करने वाले इन तीनों युवकों से पूछताछ कर रही है। कानपुर से खबर, जहां पर किदवई नगर थाना क्षेत्र के संजय वन के पास हादसा हो गया, जहां दुकान बंद करते समय एक कार में जोरदार टक्कर मारी गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का एयरबैग खुल गया। कार क्षतिग्रस्त हो गई है। जोरदार टक्कर, गनीमत रही कि कार की टक्कर से कोई जनहानि नहीं हुई है।